ओके ठीक है, फिर डिस्कस कर, देखो जनरल डिस्कशन क्या होगा, मैं जनरल डिस्कस करूँगा, समझ रहे हो, मतलब वो पॉइंट्स जो आपके कॉपी में होने चाहिए। उसके बाद आपका कॉपी जब चेक हो जाएगा, आप 5-10 मिनट आप खुद देख लेना कॉपी में, और आपके कॉपी में पक्का लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम होगा किसी के पास, किसी कोई ओडिया में लिख रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपको कॉपी मिलेगा आप वापस देख के आ जाइएगा, तो हम 1-on-1 बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ये थोड़ा गलत वो हो गया, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था। कब हुआ था? 14 से 19, यहाँ ये स्टार्ट हुआ था पहली बात। तो मेजोरिटी ऑफ जो इवेंट्स हैं जो कि 14 से 19 के बीच में है, उसको हम यहाँ पे आंसर में कोट कर सकते हैं। सारे नहीं कर सकते, बट मेजोरिटी ऑफ जो इवेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता होगा, और जो भी मैं पॉइंट बोलूँगा वो आपके स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, आपको बस खोल के देखना है, आपको मिलेगा वो सब चीज़, ठीक है। पहला बात हुआ। तो हम GS1 में जो हिस्ट्री है उसको पहले लिखते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं, हिस्ट्री को टैकल कैसे करते हैं। हिंदी चलेगा ना? हिंदी चलेगा ना सबको? ओके, तो हिस्ट्री को हम टैकल कैसे करते हैं। देखो पहली बात तो जब हिस्ट्री में हम इंट्रो लिखते हैं तो इंट्रो में आइदर हम यूज़ कर सकते हैं ईयर, हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका कोई रीज़न है उसके पीछे, जैसे वर्ल्ड वॉर के पीछे का रीज़न हम लिख सकते हैं। क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर के पीछे, क्यों स्टार्ट हुआ पहला वर्ल्ड वॉर? हाँ क्या हुआ था, बोलो क्लियरली बोलो। ड्यूक ऑफ फर्डिनेंड, उनको मार दिया गया था, ठीक है, तो उस वजह से स्टार्ट हुआ। यो भी तुम लिख सकते हो, या फिर तुम लिख सकते हो कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में लिख सकते हो। इंडिया कैसे इन्वॉल्व हुआ, क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ब्रिटेन हम पे कॉलोनी था, तो हम चाहते तो नहीं थे बट इन्वॉल्व होना पड़ा। ये सब तुम चीज़ें यहाँ पे इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। बॉडी पे हम आएंगे थोड़ी देर में, और कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, इसका जो नेक्स्ट इवेंट है, हमेशा कंक्लूजन तो वे फॉरवर्ड हम नहीं लिख सकते हिस्ट्री में, तो हम नेक्स्ट इवेंट को कनेक्ट करके हमेशा लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1919 में ख़त्म हो गया, तो हम ये कंक्लूजन में प्रोबेबली ऐड कर सकते थे कि 1920 में जो मूवमेंट्स हुए, 1920 में जो मूवमेंट्स हुए उनमें ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खिलाफत मूवमेंट हुआ था, याद है क्यों हुआ था? खलीफा को हटा दिया। क्यों हटाया खलीफा को? वर्ल्ड वॉर में हार गया था तुर्की, तो उसको क्या किया, डिसमेंबर कर दिया गया था। तो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तो ये अप्रोच आप रखिएगा, समझ रहे हैं। इंट्रो में इधर आप ईयर, रीजन, कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व है उस सबको लिखिए, और जो कंक्लूजन है उसमें नेक्स्ट इवेंट को कनेक्ट करके लिख दीजिए, ठीक है। या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे यहाँ पे नहीं होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस का, बस ऐसा कुछ पूछा, जैसे आपसे पूछा CDM, समझ रहे हैं, तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। आज के दिन के साथ क्या हो रहा है, स्वदेशी जैसे एक आइडिया हुआ, ठीक है, आज हो रहा है स्वदेशी, बदल गया है, किस में बदल गया, आत्मनिर्भर, तो उस तरह से आप कनेक्ट करके लिखिए, नेक्स्ट इवेंट के साथ कनेक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा तो हम इंट्रो लिख देंगे, हमने बात कर लिया इंट्रो पे। बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आप पहले बताइए, आपने आप में से किसने क्या लिखा है इसमें बॉडी में, बस छोटे छोटे पॉइंट्स बताइए। इन्वॉल्वमेंट इंडियन सोल्जर्स, अच्छा क्वेश्चन का डिमांड समझे ना आप, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इन इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप, यहाँ ये बोलना है। दैट मीन्स अलग तरह से वो बोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल, इसका मतलब सीधा सीधा वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, वो बढ़िया पॉइंट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ही नहीं कुछ। वो पॉजिटिव था, वो अलग से डिस्कस करेंगे एक पॉइंट में। और इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ था, पॉलिटिकल लैंड फ्रीडम स्ट्रगल में बोलिए नहीं, जब आउटसाइड पॉइंट, इंडियन रिसोर्सेस ड्रेन हुए, हाँ उसको लिख सकते हैं, रिसोर्सेस ड्रेन हुए, रिसोर्सेस ड्रेन हुए, और यूनिफिकेशन हुआ था किसका, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, इतना ही। USSR में ना ना ना, हम बोल रहे हैं इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड वॉर का। USSR में पड़ा, USSR का हम में पड़ा, वो थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाएगा, बोलिए और कुछ। इसमें भी ज्वाइन हुए थे ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, क्यों हुए थे, किसके वजह से, होम रूल लीग, इसको मेंशन कीजिए, समझ रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं, लीडर्स, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत हाई पे चला गया था,
रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, गदर मूवमेंट, बढ़िया। गदर पार्टी ऑलरेडी क्रिएट हो गया था 1913 में, बट गदर पार्टी का रोल क्या है यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। सिर्फ गदर पार्टी नहीं लिख सकते। क्या क्या रोल था? वो प्लान एक प्लान है, जिमरमैन प्लान था। याद आ रहा है आपको? जिमरमैन प्लान किया था। हाँ, जिमरमैन प्लान हुआ था। और इनका साथ कौन दे रहे थे? ईस्टर्न अनुशीलन ग्रुप, जिसका जो बाघा जतीन आप नाम सुनते हैं ना, बाघा जतीन, वो ईस्टर्न अनुशीलन समिति। और उसमें भी आप लिख सकते हैं बाघा जतीन या फिर जतींद्र नाथ। ये सब आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। और क्या लिख सकते थे यहाँ पे? एक्सट्रीमिज्म राइज हुआ था यहाँ पे। और हम लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे आपको नहीं लगता ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए होगा? और जब सपोर्ट चाहिए होगा तो वो अपीजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कुछ तुम्हें दे देंगे करके। हाँ, वो बात को क्या बोला गया था? बोलो, वो हेडिंग है आपके स्पेक्ट्रम में। हाँ, वो डिवाइड एंड वो अलग है। वो कुछ हमें प्रॉमिस करेंगे कि हम ये तुम्हें देंगे करके। क्या? हाँ, वो कुछ प्लान था, वो बोलिए। कुछ प्लान, कुछ स्कीम ऐसा था ना? नहीं, वो तो ऑपोजिट हो जाएगा, अपीजमेंट के लिए, ताकि हम खुशी खुशी जाएं लड़ने के लिए। नहीं याद आ रहा? ठीक है। मॉन्टेगू स्टेटमेंट था ना, जिसके रूप में बाद में 1919 का एक्ट बनेगा। 1917 में मॉन्टेगू बोलेंगे कि हाँ ग्रेजुअल हम तुम्हें गवर्नमेंट देने वाले हैं। देंगे नहीं 1919 में, बट वो डिक्लेयर करेंगे ताकि सपोर्ट और मिले। वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा है ना, तो ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। तो मॉन्टेगू का स्टेटमेंट यहाँ पे था, मॉन्टेगूस डिक्लेरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1917 का, जहाँ पे वादा किया गया ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं? तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। ये सारे लिखे हैं, ये सब कुछ तो लिखे होंगे। हाँ, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना था। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा हुआ था बर्लिन कॉन्फ्रेंस, याद है? बर्लिन कॉन्फ्रेंस नहीं याद है? ठीक है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उनका, वो जाके वहाँ पे जर्मनी सपोर्ट करे इंडिया को ताकि हम आर्म्ड रिवोल्यूशन कर सकें, उसके उसमें लिख सकते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 का। मैं 15 बता रहा हूँ, बट आप 15 नहीं, टाइम तो नहीं है उतना लिखने का। आप इनमें से 5-6 जो आपको पसंद लगे वो आपको लिखना था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 का, जिसकी, और इसको क्या बोला जाता था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का? रिवोल्यूशनरी एनार्किस्ट एक्ट बोला जाता था। मतलब जो रिवोल्यूशन करते थे उन पर ज़्यादा टारगेट होता था। इसी वजह से तो बाघा जतीन को लड़के उनका डेथ हो गया। ब्लैक एक्ट, रौलत एक्ट को बोला जाएगा, ये अलग है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बॉडी में होने चाहिए थे, ठीक है। हाँ, और भी अगर आप लिखना चाहें तो जैसे मॉडरेट्स को क्या लगा कि क्योंकि ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा है तो ये हमारा ड्यूटी है, हमें लड़ना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट को ये नहीं लग रहा था, तिलक जैसे लीडर्स थे, बट उनको वादा किया गया कि आगे हम ये जो मॉन्टेगू स्टेटमेंट है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो आप स्पेक्ट्रम में पहला ही लाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा होगा वहाँ पे कि हाँ, ऑगस्ट डिक्लेरेशन है। आप पहले पढ़ेंगे, पहला ही लाइन पढ़ेंगे कि मॉडरेट सपोर्टेड बिकॉज ऑफ देयर ड्यूटी और इल्यूजन टू द एक्सट्रीमिस्ट। उनको इल्यूजन लगा कि हम अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो बदले में कुछ मिलेगा, बट बदले में मिला क्या? हमें 1919 का जो एक्ट है, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट मिला, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते थे। तो ये पहला क्वेश्चन है, समझ आया क्या लिखना था आपको? ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका था, हाँ ये थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, है ना? मैंने क्यों डाला ये वाला सवाल? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो कर्जन पे सवाल था, ठीक है। कर्जन पे सवाल था, आप अगर देखेंगे तो कि कर्जन के पॉलिसीज़ के वजह से, यूपीएससी में कर्जन के पॉलिसीज़ के वजह से नेशनल मूवमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा था, तो ये सवाल था। उससे पहले डेलहाउसी पे सवाल था, जो गवर्नर जनरल्स वाइसरॉय हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वाइसरॉय, कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में से भी कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉर्नवालिस हो गए, आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो एक, जब 1857 से पहले अगर हम बात करें। विलियम बेंटिक एक इंपॉर्टेंट रूलर है, डेलहाउसी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर वाइसरॉय में आएंगे तो आपके कर्जन, रिपन, लिटन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिन पे मेंस का सवाल आ सकता है। समझ रहे हैं ना? तो उस पर अगर ट्रेंड जा रहा है तो हमें इस वजह से हमने ये क्वेश्चन डाला है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ आया, क्या लिखना था? हाँ, अब तो यहाँ पे क्या लिखना था हमें कि वाइसरॉय लॉर्ड रिपन गॉट द टाइटल ऑफ मोस्ट लव्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी वाइसरॉय हैं उनमें से सबसे इनको पसंद किया जाता है। इसका मतलब बात सीधा सीधा हो रहा है इनके पॉलिसीज़, और वो पॉलिसी सारे कैसे होंगे? अच्छे वाले पॉलिसीज़ होंगे, है ना? और उसने इम्प्लीमेंट किया होगा तभी हुआ होगा।
तो क्या क्या पॉलिसी आपने लिखा है यहाँ पे? ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही पॉलिसी है। हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नेंस ना, हाँ ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। कौन सा ईयर का, कौन सा ईयर में लगा था? 1878 में लगा था, उसको उन्होंने 1882 में हटा दिया। ठीक है, ये था, चलेगा। एक ये जब एक्ट मेंशन कर रहे हो तो ईयर लिखो तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मेंशन होता है। ठीक है, और बोलो। 2 सही है। और इल्बर्ट बिल पास हो नहीं पाया, सपोर्ट किया था इन्होंने। ठीक है, क्या है इल्बर्ट बिल? क्या है इल्बर्ट बिल? कंट्रोवर्सी करके छोटा सा पैराग्राफ होगा आपकी किताब में। क्या है इल्बर्ट बिल? इंडियन जुडिशरी को ब्रिटिश इंडियंस है उनका नहीं, मैं बोल देता हूँ, सुनिए। क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पहले बोलते थे कि इंडियन लोगों का जो केस है वो इंडियंस करे, यूरोपियंस करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यूरोपियन लोगों का कोई भी केस कोर्ट में गया तो ओनली यूरोपियन जज ही उसके बारे में कोई हियरिंग सुना सकता है। समझ पा रहे हैं? यूरोपियन केस है, अगर पार्टीज इन्वॉल्व हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन जज ही सुनाएगा, जो भी हियरिंग होगा, फॉर में हो अगेंस्ट में हो। बट इल्बर्ट बिल ने क्या बोला था कि ये बोला था कि कोई भी जज हो चलेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा। तो ब्रिटिश लोगों का क्या था, रेशियल सुपरमेसी एक था, वो मानते थे कि इंडियंस से हम ऊपर ही हैं। तो वो बिल आया था ये बताने के लिए कि भाई जज कोई भी हो, इंडियन जज हो, यूरोपियन जज हो, कहीं से भी आया हो, वो जज है। उसके सामने तुम यूरोपियन आदमी हो, वो आप इंग्लैंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे उस जो रेशियल सुपरमेसी को बचाने के लिए इसको डिफीट कर दिया गया था। बट जो आप रिपन है उसने सपोर्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए करके। ठीक है, और 1-2 पॉइंट है और बोलो। फैक्ट्री एक्ट कुछ था, याद आ रहा है? हाँ, फैक्ट्री एक्ट यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था। क्या फैक्ट्री एक्ट कौन सा ईयर? 1881 का। इसके 1-2 प्रोविजन एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते थे, जैसे याद है फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए वर्किंग आवर्स को उन्होंने क्या किया था, कम क्या होगा या ज़्यादा? कम किया गया था। ठीक है, ताकि ज़्यादा वुमेन वहाँ पे ना करें। सेकंड था इंस्पेक्टर का, यहाँ पे उन्होंने बात किया था। इंस्पेक्टर यानी वो क्या करेगा, वो देखने आएगा फैक्ट्री में, सर्वे करने आएगा कि ये फैक्ट्री में जो जो ये एक्ट में लिखा गया है वो काम हो रहा है कि नहीं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते थे हैजर्डस जो मशीन्स होते हैं, डेंजरस मशीन होते हैं, उसको फेंस किया गया है कि नहीं, मतलब एक्सीडेंट से रोकने के लिए। ये सब उन्होंने वहाँ पे किया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुल फ्लेजेड सेंसस। कौन सा ईयर? पक्का 82 हुआ तो फिर 2011 कैसे होगा? 81 सेंसस। पहला सेंसस तो 1872 में हुआ था, बट कंप्लीट सेंसस वो कब हुआ? 1881 में हुआ, अंडर द सुपरविजन ऑफ रिपन। ये सारे पॉलिसीज आपको लिखना है, समझ रहे ना? हुआ ये वाला हुआ? ठीक है, आगे 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 चलें। ठीक ठीक, ये देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ, ये सबसे इजी क्वेश्चन था प्रोबेबली पूरे टेस्ट सीरीज में, है ना? अच्छा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा है, लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज उनके थे स्पेसिफिकली वो पूछा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट उसका पड़ा। ठीक है, बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ा लैंड रेवेन्यू। देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर चाहे, जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पूछा है, ठीक है, जो मैं देख रहा था ऑनलाइन कॉपीज कुछ लोगों ने सबमिट किया है, उसमें उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दिया है, वो नहीं करना था। ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में लिखना है मुझे, तो आप 2 चीज़ें कर सकते थे। इधर आप एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना दीजिए कि ये सारे होते हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यहाँ पे लिख दिया, परमानेंट सेटलमेंट लिख दिया, और इसका एरिया चाहे तो 1-2 एरिया लिख दिया, रोयतवारी लिख दिया, माहौलवारी लिख दिया, ये सब आप लिख सकते थे। अगर ये नहीं चाहिए तो एक इंडिया का छोटा मोटा डायग्राम आप बना लीजिए ऐसा करके, और फिर यहाँ पे हो गया माहौलवारी, रोयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट, ऐसा करके भी आप दिखा सकते हैं। इन दोनों में से कोई कर सकते थे, जरूरी नहीं है, इंप्रेशन के लिए आप अगर चाहे तो आप कर सकते थे, अगर आपको लैंड रेवेन्यू को एक्सप्लेन करना था तो। अब हम डिमांड पे क्वेश्चन का आते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लिखना था बॉडी में, बोलिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बोलिए क्या हुआ? एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स, हाँ बढ़िया, एक्सप्लोटेशन ज़्यादा हुआ, फार्मर सुसाइड, ये सब राइज हुआ, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा नहीं आएगा। टैक्स भरने के लिए मनी लेंडर्स का एंट्री होता है, यस, मनी लेंडर्स का एंट्री हुआ, किसके जगह पे?
बोलो किसके जगह पे? ट्रेडिशनल जमींदार जो थे, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड लिखना पड़ेगा, ट्रेडिशनल जमींदार, क्योंकि जब मनी लेंडर का एंट्री होगा तो मनी लेंडर नहीं कहलाएंगे, ये भी जमींदार कहलाएंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ ओके, और बोलो। ये जो बदल रहा था ना, इसके पीछे एक लॉ था, बता पाओगे? सनसेट लॉ, बढ़िया। सनसेट लॉ आया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? सनसेट लॉ मालूम है ना, कि अगर एक दिन के अंदर पैसा नहीं लौटाया, जो डेट है, सूर्य अस्त होगा, मतलब तुम्हारा जमीन मेरा हो जाएगा, ऐसा था। तो फ्रिक्वेंटली जमींदार बदलते थे, आज तुम्हारे पास जमीन है, कल किसी और को दे दिया जाएगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उसको नहीं रखेगी तो वो बेच देती थी, तो मनी लेंडर्स का एंट्री होता था। ओके, और बोलिए, ये इसके सब पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। हाँ, और कैश क्रॉप्स ज़्यादा आया, कैश क्रॉप्स आया, हाँ, और क्या पॉइंट है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बोलिए। हाँ, ये उसके कॉज में आ जाएगा, कैश क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया तो फेमाइन ही वो हुआ, ठीक है, यह आ गया, एक ही में आ गया। और बोलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉइंट बोलिए। इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक, मतलब इंडस्ट्री बनने चाहिए थे बट वो खत्म हो रहे थे। कौन से इंडस्ट्रीज? एग्जाम्पल दीजिए। हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ठीक है, ये सब आप दे सकते हैं। और क्या हुआ? जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों का माइग्रेशन होगा, कहाँ से कहाँ? टाउन से विलेज आएंगे वो लोग, ठीक है, और टाउन से अगर विलेज आएंगे तो बर्डन बढ़ेगा किस पे? एग्रीकल्चर पे, समझ रहे हैं? और अगर जब एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ेगा तो क्या होगा? राइज ऑफ पॉवर्टी होगा, समझ पा रहे हैं? और क्या लिख सकते हैं, बोलो। कोई कमर्शियलाइजेशन बोल रहा था, यहाँ से कमर्शियलाइजेशन हुआ हमारा, ये अच्छे पॉइंट में हम लिखेंगे। देखिए, कल मैंने आपको समझाया था, ये जो वर्ड्स होते हैं, इम्पैक्ट, रिजल्ट, ये सब दो मीनिंग होते हैं उसके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने होते हैं। तो हम नेगेटिव सारे लिख के फिर एक दो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट भी हम दो लिख सकते हैं। बोला था ना कल, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, इम्पैक्ट, इफेक्ट, ये सब का दो मीनिंग होता है, अच्छा भी बुरा भी, समझ रहे हैं ना? तो कमर्शियलाइजेशन एक अच्छा पॉइंट हुआ। और क्या अच्छा पॉइंट है? उनका हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ उनको लूटना था पैसा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करवाना होता तो कर देते। और कुछ बोलो। कमर्शियलाइजेशन होने से होता क्या है? वो तो है, कैश क्रॉप हमने लिखा उधर, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ता है, तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ा। और लास्ट हम लिख सकते हैं कि जो मतलब कमर्शियलाइजेशन जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारे बाहर के जो क्रॉप्स हैं, जैसे टी है ना, जिसको आज इंडियंस बहुत सारे कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे कैश क्रॉप्स जो कि आज इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, वो सब का क्रेडिट भी उनको जाता है कि उन्होंने वो सब इंट्रोड्यूस किया है। टी हो गया, टोबैको, मास होता था, मास स्केल में कल्टीवेशन करना, ओपियम और तो बैन है बट मास स्केल में कल्टीवेशन करने के लिए वो होता था। इंडिगो उन्होंने किया था, उस टाइम पे चलता था, फिर देन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इंडिगो को बाहर निकाल दिया, जब सिंथेटिक कलर्स आने लगे। तो ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इवेंट लिख लीजिए कि इसका शिकार पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पूरा रहा, इसके ट्रेसेस अभी भी मिलते हैं, फार्मर सुसाइड के केसेस कुछ दिन पहले ही कम हुए हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या बोले? हाँ, हेडिंग आप डाल सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट का हेडिंग डालो, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट का हेडिंग डाल के ऐसा लिख सकते हो बॉडी में, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। हाँ, ये बोलो, ये मुश्किल लगा क्या आपको? जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उसके कैसे जो 1920 में जो मूवमेंट सारे होंगे उसको उन्होंने कैसे फ्यूल किया। गैल्वेनाइज्ड का मतलब वही होता है, फ्यूल करना उसको, ठीक है। बोलिए क्या क्या लिखा है आपने? अच्छा, इंट्रो में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, है ना। जैसे क्यों हुआ में आप लिख सकते हैं कि एक्ट आया था, उस पर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैसाखी फेस्टिवल था, लोग इकट्ठा हुए थे, उसको लिख सकते हैं। या फिर दूसरा रीज़न लिख सकते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और जो हाँ किचलू जो थे उनको अरेस्ट करके ले गए थे, उसका मीटिंग था। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं कि रौलत सत्याग्रह गांधी ने स्टार्ट कर दिया था, उसी का इम्पैक्ट उन पर पड़ा था, वो भी मीट कर रहे थे बैसाखी फेस्टिवल के नाम पे। बहुत सारी चीज़ें आप इंट्रो में लिख सकते हैं, कोई आप एक चूज़ करके लिख लीजिएगा। बॉडी पे आते हैं, पूछा क्या है कि जालियांवाला बाग मूवमेंट हुआ, उसके बाद में जो भी सारे मूवमेंट्स हुए 1920 के आसपास में,
उन सबको गैल्वेनाइज किया किसने, इसका इफेक्ट इतना रहा कि बाकी सारे जो भी मूवमेंट रहे उसमें लोग आने लगे। ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस इंसिडेंट का आपको कंट्रीब्यूशन पूछा है, इसके बाद जो जो इवेंट्स होंगे उसमें, ठीक है। चलिए बताइए फिर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल रहा। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले कुछ हुआ था? खिलाफत में थोड़ा जालियानवाला बाग का रोल कम है। केरला में मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोपला रिबेलियन, मोपला। यहाँ पे एक और पॉइंट आप भूल रहे हैं, 1920 में कुछ हुआ था ना, याद करो। कोई सेशन हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन कांग्रेस ने लिया था, क्या? 2 सेशन हुए, कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन। हाँ, कौन सा बोलो, इंपॉर्टेंट कौन सा जहाँ पे CWC क्रिएट हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी? स्पेशल सेशन। कौन सा? नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर सेशन में बोला गया था कि हम CWC क्रिएट करेंगे, और CWC बनने की वजह से फ्यूचर में जितने भी आपके मूवमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CWC क्या है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। बोला गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे 15-15 लोगों का हम एक कमेटी बनाएंगे, यानी उड़ीसा में एक कमेटी बनाया जाएगा जहाँ पे उड़िया लोग होंगे, जो कि फ्यूचर जब कांग्रेस मूवमेंट लॉन्च करेगी वो पॉपुलेशन को साथ में लेके आएंगे, जो मासेस है उनको राइज करवाएंगे। तो इसका सबसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इन CDM, इन आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, समझ पा रहे हैं ना, ये सब चीज़ों में। भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो कि बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस में होगा, उसमें भी इनका रोल रहेगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाद में नेशनलाइज हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो वो रहेगा। तो इसको जरूर मेंशन कीजिए कि 20 में ये हुआ करके, ठीक है। और क्या हुआ, बोलिए। जनरल डायर को, हाँ, उसका बताइए, कुछ हुआ था इवेंट? पनिशमेंट तो नहीं मिला। हाँ हाँ, हुआ क्या था कि डायर को मिलना चाहिए था, कोई ना कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए था, ठीक है। बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था व्हाइट वॉशिंग बिल, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हमारा नेशनल मूवमेंट पे, मतलब तुम, उसने गलती किया और तुम उसको बचा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, आपके स्पेक्ट्रम में ही देखिएगा 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं, APJ टाइलर, ठीक है, इनको कोट कर सकते हैं, या फिर आप कोट कर सकते हैं गांधी जी को, या फिर आप कोट कर सकते हैं चर्चिल को। इन तीनों के स्टेटमेंट आपको आपकी किताब में मिलेंगे, ठीक है। देखो, APJ टाइलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, जिसको शायद हम इंट्रो कंक्लूजन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। टाइलर ने ये बोला कि ये ऐसा इवेंट था जिसके बाद से इंडियन मास को पता लग गया कि हम ब्रिटिश रूल के साथ नहीं चल पाएंगे। तो एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे तो वो लिखे होंगे कि इंडियन मासेस एलियनेट दी ब्रिटिश राज, ऐसा करके आपका लिखा हुआ स्पेक्ट्रम, उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गांधी जी का अगर स्टेटमेंट देखें क्या है, बता पाएंगे? चर्चिल ने छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, मॉन्स्टरस। गांधी टाइटल छोड़े थे ना, केसरी हिंद छोड़ा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो लिख सकते हैं। ये बताइए गांधी जी ने क्या बोला था? डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। इनमें से कुछ एक बॉडी में लिखिएगा, एक कंक्लूजन के लिए बजा सकते हैं आप, या फिर एक उनमें से किसी को इंट्रो में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, डेथ ऑफ यहाँ पे ह्यूमैनिटी हो सकता है। टाइटल गांधी जी ने, और जो टैगोर हैं इन्होंने अपना नाइटहुड छोड़ दिया, और गांधी को जो टाइटल मिला था बोयर्स वॉर में केसरी हिंद करके, वो टाइटल उन्होंने छोड़ा। और बताइए और क्या है? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एक होगा, किताब में जाके चेक कीजिएगा। क्या हुआ था, जब जनरल डायर के अगेंस्ट में कुछ लोग खड़े होंगे, तो कुछ लोग थे, जैसे अरूर सिंह हो गए, वो नाम आपका किताब में है, अरूर सिंह हो गए, या फिर दरबार साहिब के जितने प्रिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया था डायर को कि डायर तुमने अच्छा काम किया। तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, कि इन प्रिस्ट को बाहर निकालो, ठीक है। वो थोड़ा आप किताब में जाके देखिएगा, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। और कुछ है कि नहीं? और कुछ याद आ रहा है आपको? कमेटी हंटर कमेटी बिठाया गया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसने कोई भी, मतलब जो वो था आपका, वो जो रिपोर्ट उसका निकला, उसमें उन्होंने नंबर्स को कम बताया, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा नेशनलिज्म फ्यूल हुआ। और फिर हम देखते हैं INC अपना एक कमेटी बनाती है, गांधी नेहरू उसमें सब होते हैं,
ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हंटर कमेटी को बिठाया गया, उन्होंने उनके रिपोर्ट में जो रिजल्ट जो आया था उसको उसने क्या किया, वो इंडियंस को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने में उसने यूनिफिकेशन के लिए मदद किया। तो वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या छूटा हमसे? नहीं, ये सब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ आया? ओके, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत वाला, खिलाफत 1919 में खिलाफत वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ। जालियानवाला वाला बाग का ज़्यादा उस पर इफेक्ट रहा नहीं, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं जैसे 1857 में हम बोलते हैं कि एनफील्ड राइफल ने चार्ज कर दिया पूरा, वैसा हम लिख सकते हैं कि जालियानवाला बाग ने चार्ज कर दिया करके, ठीक है। वैसे कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में हम कोट कर सकते हैं आपके उधाम सिंह को। बुक में देखिएगा, उधाम सिंह का नाम ऑलरेडी रिटन है। उन्होंने क्या किया, वो उस टाइम पे बच्चे थे, उन्होंने वो इवेंट देखा था, तो वो उन्होंने क्या किया, फिर 1940 में जाके डायर को फिर पब्लिक लाइब्रेरी में गोली मारा था, ठीक है। हाँ, या फिर आप और फ्यूचरिस्टिक होना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि इंडिया स्टिल डिमांड्स इट्स हिस्टोरिकल इनजस्टिस, है ना। आज तक कुछ मिला नहीं हमें कि अब कम से कम सॉरी तो बोल देना चाहिए था, वो भी आज तक नहीं हुआ, है ना। तो वो सब नहीं मिला आज तक। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि द ट्रॉमा ऑफ जालियानवाला बाग स्टिल एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, ऐसा भी करके आप छोटे से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ इसको देखते हैं पहले। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। टैगोर और लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा देखो, ये क्या हो रहा है, पर्सनैलिटी पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, डिफरेंस बिटवीन सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्या आया था, और टैगोर और किसी और में आया था शायद, गांधी में आया था ना, राइट। तो ऐसे पर्सनैलिटीज़ पे सवाल आ जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 3-4 पॉइंट्स आपको। अच्छा, मुझे जितना लग रहा है, मैंने ऑनलाइन कॉपी सब चेक किया कुछ लोगों का, उन्होंने टेबल बना के लिखा है। आप लोगों ने भी वही किया है क्या? टेबल नहीं बनाया ना, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। कभी टेबल मत बनाएगा, ये स्कूल वूल के एग्जाम में हम करते थे। ओके, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा हम सब हेडिंग्स डालें, ठीक है। सब हेडिंग्स डालें। कैसे सब हेडिंग हम डाल सकते हैं? डिफरेंस इन पॉलिटिकल थॉट, डिफरेंस इन इकोनॉमिक थॉट, सोशल बेस, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, अलग अलग तरह से हम ऐसे हेडिंग डाल के अलग अलग पॉइंट्स उन पे लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। या फिर उनका जो पर्सनैलिटी था, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, इसको भी हम लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के नीचे आपको लिखना चाहिए था कि क्या डिफरेंस है पहले। हाँ, जैसे टैगोर में पॉलिटिकल कुछ लाइंस लिखे थे, तो पॉलिटिकल सब हेडिंग शास्त्री में भी होना चाहिए, ऐसा जरूरी? एक हेडिंग दो, दोनों लिख दो, डबल मेहनत क्यों करना है। कि ऐसे लिख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एरियाज ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज प्राइमरीली ए पोएट, ओके, व्हेयरएज अब शास्त्री जी क्या थे, प्राइमरीली ए पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। समझ रहे हैं ना, हो गया खत्म, ठीक है। सेकंड, ये जो पॉलिटिकल थॉट उनका क्या था, बोलिए। मॉडरेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा थे, बढ़िया। और ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट के तरफ होते, बढ़िया हुआ। और बोलिए, इकोनॉमिक एंगल दीजिए। ये गांधी जी के थॉट के साथ रेट करते थे। गांधी जी का थॉट क्या था इकोनॉमी में, बोलो। विलेजेस शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, वही आइडियोलॉजी इनके में भी आया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो बोलते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। जबकि शास्त्री जी के टाइम पे हम देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन आया, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, और इंडस्ट्री जो 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे ना, तो वहाँ पे हम सब इंडस्ट्रीज को बिठाते हुए देख रहे थे, खासकर डिफेंस वाले इंडस्ट्रीज। समझ रहे हैं आप ना, ओके। तो ये इंडस्ट्रियलाइज शास्त्री जी बोल रहे थे, जबकि आपके टैगोर बोल रहे थे कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करो, इंडस्ट्रीज को बिठाओ बट गाँव में बिठाओ, ठीक है। ये हुआ। सोशल बेस बोलिए, शास्त्री जी का एक नारा है, याद है, जय जवान जय किसान। तो उनका सोशल बेस कौन है, फार्मर्स, सोल्जर्स, मिडिल क्लास से लेके हम मानते हैं लोअर जो सोसाइटिकल स्टार्टा में होते हैं, वो लोग उनके सोशल बेस हैं। जबकि इनका जो है वो पोइट्री, लिटरेचर, ये सब पे उनका है। तो इलाइट्स ग्रुप के तरफ इनका थोड़ा सोशल बेस ज़्यादा हुआ, तो इलाइट हम इधर लिख सकते हैं, जबकि इधर हम लिखेंगे आपके कॉमनर्स, ऐसा करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फोकस वैसा था। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लिख सकते हैं जो हमारा वो आपका 1905 में जब बंगाल डिवाइड हुआ था,
तो कौन सा उन्होंने कंपोज किया था? अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, और एक था वंदे मातरम। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। बोले ये तो बाद में जाके बांग्लादेश का वो हो गया, नेशनल एंथम हो गया। एक और था, रुको मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था। ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे याद आएगा तो बताता हूँ। और उनका शास्त्री जी का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को कंसोलिडेट करने में सिंपली एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए क्या मिला था उनको। वो तो मिला था, फिर और भी कुछ मिला होगा ना, गीतांजलि के लिए कुछ मिला था, क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ये सब लिख सकते हैं, गीतांजलि के लिए ये सब मिला, ये कंट्रीब्यूशन में हम लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स में आप अलग करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, शांति निकेतन लिख सकते हैं। एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, हाँ एजुकेशन एक हो सकता है, एजुकेशन में आप लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन के लिए क्या बोलते थे कि वेस्टर्न आइडियाज़ और ईस्टर्न आइडियाज़ को मर्ज कर दो, और वो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये हाँ, रेनेसेंस टाइप एजुकेशन जो उनका वो होना चाहिए था। जबकि शास्त्री जी बोलते थे कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में भी हमें साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा उनका ध्यान था, ठीक है। मटेरियलिस्टिक लाइफ से वो थोड़ा बाहर आके रविंद्रनाथ टैगोर प्रेजेंट करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम को। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब साइंस आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक लाइफ को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते थे। 4 भी पॉइंट लिखेंगे ना, इंट्रो बॉडी, इंट्रो कंक्लूजन, और 4 भी पॉइंट लिखेंगे, बट ठोस पॉइंट लिखेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। और टाइम भी तो नहीं मिलता है ज़्यादा लिखने का। अब सोसाइटी लिखेंगे जब पता लगेगा आपको, 3 पॉइंट के बाद आप सब लिखेंगे, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है तब पता लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये सभी करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, किसी को नहीं याद आते, ठीक है। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गया, जो कर्जन पे था। कंट्रोवर्शियल पीरियड है, मतलब सिंपल फिर से पूछ रहा है कि स्कीम्स बताओ जो अच्छे हैं जो बुरे हैं, फिर लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए करके, ठीक है। हाँ, नहीं, अच्छा स्कीम दो है। अच्छा, कर्जन में लिखता हूँ, ठीक है। आप बोलिए। पहले नेगेटिव लिखते हैं ना, ठीक है, बोलिए नेगेटिव। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो उनका 1905 का पार्टीशन हो जाएगा, किसका? बंगाल का, ठीक है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौन सा ईयर याद है? 1904। हाँ, 1904। और बहुत सारे इवेंट हुए 1904 में। यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? यूनिवर्सिटी एक्ट आया था यहाँ पे। यूनिवर्सिटी एक्ट भी सिमिलर सेम ही ईयर पे आया था आपका, 1904 में ही। और कुछ? सिविल सर्विस का एज रिड्यूस हुआ, पक्का? गलत है, 21 से 19 किया गया था। हाँ, और कुछ बोलिए। ओ हाँ, और कुछ बोलिए। कोई कमीशन बिठाया था इन्होंने, याद आ रहा है कुछ? रेलिक कमीशन। इसको काम दिया गया था, तुम एजुकेशन पे देखना, इसने बोला था कि इसने रेकमेंड किया था कि आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ज़्यादा चल रहा है, तो रेलिक कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये बिठाया गया था 1902 में, ओके। इसके रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसको लाया था, ठीक है, ओके। और एक और है, कुछ कोलकाता से रिलेटेड है। हाँ, 1899 में हुआ था, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट आया था। अगर आप क्रोनोलॉजी में आपको याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मैं समझा दूंगा क्या क्या है। पॉजिटिव का बोलिए, पॉजिटिव का किसी को अगर याद हो तो, एक दो तीन ही पॉइंट्स हैं पॉजिटिव। कुछ हमारे आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ किया था उन्होंने, कुछ एक्ट पास करवाया था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास करवाया था उन्होंने, ठीक है। एएसआई पहले बन चुका था, तो हमारे जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अशोका का कोई पिलर हो गया, उसको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए वो एक्ट उन्होंने पास किया था। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट। और सॉल्ट टैक्स को इनके टाइम पे थोड़ा कम किया गया था, ठीक है। और लास्ट चीज़ है, इस टाइम पे NWFP क्या है,
आज जिसको अफगानिस्तान बोलते हैं, सेपरेट कर दिया गया था, प्रोविंस को इन्होंने सेपरेट कर दिया था और तिब्बत को भी यहाँ पे सेपरेट किया गया था अंडर द ट्रीटी ऑफ लासा। ये उनके गुड पॉइंट्स पे, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या क्या पॉलिसीज हैं, लिख लेंगे, रुकिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो मुझे समझाना नहीं है, ये सबको आता है, ठीक है, ओके। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में क्या हुआ, प्रेस को मजल किया गया, प्रेस को ये बोला गया कि देखिए आप अगर कुछ ऐसा चीज़ पेपर में छापते हैं जिसकी वजह से ये होता है, ये एक वर्जन है जो हम प्रेस सेंसरशिप का, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आता था, उसी का ही एक वर्जन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ऑफिस के कोई सीक्रेट्स लीक होते हैं या फिर ऐसे कोई कागजात आपके ऑफिस में मिलते हैं जो कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को फ्यूल करते हो या कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आपको जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी एक्ट में तो मैंने बोला रेलिक कमीशन को उन्होंने बिठाया था कि जाके यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है वो देख के आओ करके, तो इसने रिकमेंड कर दिया कि यूनिवर्सिटी में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ज़्यादा चल रहा है तो आप उनको थोड़ा रोकिए करके, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एक्ट आया, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ज़्यादा हो गया। क्या मतलब हुआ, देखो गवर्न करने के लिए कोई बॉडी होगा ना, अपॉइंट करता होगा कोई टीचर्स, कौन पढ़ाएगा, अभी बोला गया कि इसको सेंटर से हम कंट्रोल करेंगे और उसको बोला गया एक गवर्निंग बॉडी हम बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था सीनेट का, और ये सीनेट में ज़्यादा रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, मतलब कौन अपॉइंट होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि टीचर भी तो नेशनलिज्म को फूल करते होंगे, समझ रहे हो। तो उसको कर्व करने के लिए उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी पे टोटल कंट्रोल हमारा होगा, तो इस वजह से ये थोड़ा गलत हुआ। सिमिलर हम देखते हैं कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट में क्या हुआ, ये तो लोकल बॉडी आ चुके हैं पहले से, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो ये कॉरपोरेशन में जो भी डिसीजन होगा, म्युनिसिपल बॉडी है, डिसीजन जो होगा उसमें ऑफिशियल लोग ज़्यादा होने चाहिए कि नॉन ऑफिशियल लोग ज़्यादा होने चाहिए, नॉन ऑफिशियल होने चाहिए, बट यहाँ पे ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। वापस से फिर से हम कैसे कोलकाता को कंट्रोल करें ये बात चलेगा, तो वो क्या करेंगे, जो लोकल जो लोग थे उनको बाहर निकाल के ऑफिशियल लोगों को भर देंगे उसमें, या फिर ऐसे लोगों को भरा जाएगा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे आपके हो गए क्या, नेगेटिव हो गए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, हमारे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो किया गया। सॉल्ट टैक्स फिर मैंने बोला, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा उसको इंडिया से अलग करके, अलग नहीं बोलेंगे मतलब उसका प्रोविंस बना दिया गया, अलग सा प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट था आपका तिब्बत के साथ उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन ठीक किए बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ लासा, ठीक है, ओके। तो फिर इसी वजह से हम फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है इसने बोथ पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारा किया है, सॉरी नेगेटिव चीज़ें बहुत सारा किया है, बट पॉजिटिव चीज़ें भी इनके टाइम पे बहुत सारी हुई हैं, तो इस वजह से इनका पीरियड कंट्रोवर्शियल पीरियड है, ठीक है, ओके। या फिर लास्ट में आप बोल सकते हो इनके पॉलिसीज का ही रोल है जिसकी वजह से नेशनलिज्म फ्यूल हुआ है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप यूज़ कर सकते हो एज एन आंसर, और कई बार ऐसा होता है प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे ओपीएससी में मैं बोल रहा हूँ 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना, साइंस में जो क्वेश्चन आप देखोगे प्रीलिम्स का, मेंस में वही क्वेश्चन आया, लेजर पे था एक बार वही क्वेश्चन आ गया मेंस में, तो ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो प्रीलिम क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी और टैगोर के बारे में आप बोल रहे थे, यूपीएससी में था, उसके पिछले साल का प्रीलिम्स पेपर उठाना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इन दोनों में से कौन सा गांधी का आइडिया है कौन सा टैगोर का आइडिया है, उसी पे मेंस का सवाल आ गया। तो ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ अलग बना देते हैं, प्रीलिम्स से भी कई बार जो पार्ट्स होते हैं जिनसे बन सकते हैं वहाँ से वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा उसको भी थोड़ा, तो मेंस के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन होगा उसी ईयर का तो थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा उसको भी। आगे देखते हैं क्या है आपका, हाँ ये बहुत मुश्किल लगा होगा, ये कोई नहीं पढ़ता है एक्चुअली, ठीक है, ओके। देखो जब भी ना किसी बड़े, आप जब किताब खोलते हो नोट्स खोलते हो तो वहाँ पे देखना कोई बड़े इवेंट के पीछे अगर किसी का रोल होता है तो उस पर सवाल आने का चांसेस रहता है। याद रखिएगा हिस्ट्री में जनरली रिपीटेशन अगर कुछ हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सवाल मैं सोच रहा था पूछने का, फिर टाइम पीरियड आगे हो गया तो मैंने नहीं पूछा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल ये हो सकता है कि हम देखते हैं जब भी कोई भी मूवमेंट फेल होता है, खत्म होता है, रिवोल्यूशनरीज चार्ज होकर ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, बार बार हुआ है, ये इस पे सवाल आ सकता है, रिपीटेशन ऐसे सवाल हो सकता है। नेहरू का लीडरशिप पे बार बार, गांधी के लीडरशिप पे बार बार सवाल आया है, अब देखते होंगे वुमेन्स पे बार बार सवाल आया है क्योंकि हर मूवमेंट में वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, समझ रहे हैं। तो रिपीटेशन पे एक ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको ध्यान देना है कॉजेस पे, कि इसके वजह से अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ हुआ है तो उस कॉज के बारे में आपको पूछ सकता है सवाल, समझ रहे हैं आप ना, ठीक है। ये 2 चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि आईएनसी बनने के लिए इंडियन नेशनल बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी से मैंने सीधा स्टेटमेंट छापा है ये कि वो प्रेडिसर हैं, ट्रू प्रेडिसर हैं किसके,
मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स आप में से किसी ने लिखा है इस पे? हाँ बोलिए, क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखा है? हाँ, आईएनसी को जिसने बनाया उन्होंने ही, ये जो आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उन्होंने बनाया था, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। मैं कोई कॉपी चेक कर रहा था, उसने वहाँ पे एओ ह्यूम भी लिख दिया है, ठीक है, वो आईएनसी में चला जाएगा। ओके, और बोलो। सबसे पहला मीटिंग जो था आईएनसी का संस्कृत कॉलेज में, वहाँ पे 72 डेलीगेट्स आए थे। क्या बोले आप? डेलीगेट्स 72 डेलीगेट्स जो थे वो सबसे पहला। डेलीगेट से ज़्यादा अच्छा होगा हम ये लिखेंगे कि ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है 1883 में उसने क्या किया था, उससे पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हुए, इसने पहली बार ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, जिसको कि बाद में कांग्रेस अडॉप्ट करेगी। साल में एक बार मिल लेंगे, उसको सेशन बोल देंगे, नागपुर, ये आपका कोलकाता हो गया, कोई त्रिपुरी सेशन हो गया, एटसेट्रा करके। तो वो आइडिया जो साल में एक बार मिलने का, वो कहाँ से आया? जो आईएनए है आपका, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उससे आया है, ठीक है। लीडर सेम हो गए, उसके बाद आइडियोलॉजी भी सेम था, किताब जाके वापस पढ़ना, ठीक है। आइडियोलॉजी भी सेम था। कांग्रेस क्या डिमांड करता था? सिविल सर्विस के एज को बढ़ा दो, सिविल सर्विस को इंडिया में करो। वो आइडियोलॉजी इन्हीं से आया है। ये भी वही डिमांड करते थे कि सिविल सर्विस को लेके वो डिमांड करते थे, ठीक है। और जो न्यूज़ सेंसरशिप था, जो प्रेस एक्ट्स थे, उसको रिलीज करो करके करते थे। तो इनका जो आइडियोलॉजी है फिर आईएनसी में ट्रांसफर होगा, क्योंकि लोग भी तो वही हैं, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं वो जो प्रोटेस्ट करते थे, या फिर इनका जो एम था वो करने का, वो सेम था। क्या था? 3P हम बोल सकते हैं, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। तो वो जो अप्रोच है वो भी उनका सेम था, बोथ आईएनए का भी और आईएनसी का भी, ठीक है। और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि इनका जो एजेंडा था वो क्या था, जो कांग्रेस का था वही होगा। क्या था? नंबर 1 कि पॉलिटिकल क्वेश्चन पे अवेयरनेस पैदा करो, कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन पैदा करो ताकि लोग यूनाइट हो। सेकंड, लोगों को यूनाइट करके एक बेस बनाओ ताकि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सको, क्या करने के लिए? पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? जो भी आइडिया आया है स्टार्टिंग में वो सब कहाँ से आया? आईएनए से ही आया। तो आप कांग्रेस अगर आपको पता होता तो आईएनए में बस छाप देना था, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, ठीक है, क्योंकि वही लोग गए हैं। यहाँ पे 100 लोग आए थे, वहाँ पे 72 आ गए, तो वो सब आइडिया सेम ऐसे मोर देन 100 थे एक्चुअली, तो वो सब वहाँ पे आ गया। ये नंबर जरूरी नहीं है, आप इस पे ध्यान देना, ठीक है। ओके, उसका आइडियोलॉजी भी लिख सकते हैं कि लिखा तो हो, ये सब आइडियोलॉजी एजेंडा सब लिखा ना हमने। कौन सा? मतलब दोनों का सेम ग्राउंड्स था कि पहले पॉलिटिकली एजुकेट करो लोगों को, और फिर जब मासेस क्रिएट हो गए तो उसको गवर्नमेंट रिफॉर्म से डिमांड करो। वही तो पॉइंट 2 डिस्कस किया ना अभी। हाँ, ये एजेंडा लिखा है ना वहीं पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये लिख पाए होंगे मुझे जितना लग रहा है। लिख पाए कि नहीं ये वाला? कोई पूछ रहा था रेनेसांस का मतलब क्या है करके। अच्छा, ओडिया पूछ रहे थे। रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, ओडिया रे पुनर्जागरण हो। ओके, अच्छा, ये तो बहुत अच्छे से लिखे होंगे आप। चलिए फिर बताइए क्या क्या लिखे, बताइए एक एक करके। सीधा सती प्रथा पे कूद गए? ओके, चलेगा, ठीक है, चलिए। सती प्रथा एक्ट का एक्ट लिखिएगा, कौन सा? 1829। हाँ, ठीक है, सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829 इनके वजह से इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। और ब्रह्मो समाज एक ही, आत्मीय सभा, और एजुकेशन में हम लिख सकते हैं वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज, और बुक्स गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, परसेप्ट ऑफ जीसस, ये सब लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर बोलिए। राजा राममोहन रॉय को एक दूसरा भी टाइटल मिला है, ही इज़ द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ये मिस कर देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बोलिए न्यूज़पेपर। एक भी नहीं याद है? हाँ, कौन सा? मिरातुल अकबर, इसको बैन कर दिया गया था। और क्या आत्मीय सवाल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा। और संवाद कुमुदी करके एक था, ठीक है, ये सब आप लिखेंगे। और बोलिए
सोशल रिफॉर्म हमने लिखा ना, हाँ सोशल रिफॉर्म। और क्या है? का मेन आइडिया जैसे एबॉलिशन ऑफ आइडोलेटरी वर्शिप, फिर पॉलिथिज्म को बैन करते हैं। हाँ, रिलीजन में उनका कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। रिलीजन में उनका क्या? बैन ऑन पॉलिथिज्म। मोनोथिज्म को उन्होंने प्रमोट किया, और उन्होंने बोला, उनका एक स्टेटमेंट है किताब में, आप जाके देखना वापस। उन्होंने बोला कि जो भी गॉड का पूजा करता है वो सब भाई हैं। गॉड मतलब कौन, तुम पता लगाओ, मतलब अल्लाह है, जीसस है, विष्णु है, कृष्ण है, कोई भी हो, तुम गॉड का पूजा कर रहे हो मतलब तुम सब भाई हो। तो ब्रदरहुड को जो प्रमोट करना होता है, मोनोथिज्म और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। और कुछ? साइंस में, हाँ ये एजुकेशन में लिखेंगे। ये लिखना नहीं है, ये आइडियाज़ हैं, इन पे बेस करके आपको लिखना है। ये सीधा सीधा ये एग्जाम्पल में आप कोट करेंगे, लिखना कुछ और है। हमें क्या प्रूव करना है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस क्यों है, वो प्रूव करना है। ये तो एग्जाम्पल में हम कोट करेंगे। लिखोगे क्या वो बोलो। यहाँ पे देखो, जैसे एजुकेशन मैंने लिखा ना, एजुकेशनल रिफॉर्म लिखोगे, इसको कोट करोगे, इसको बुक्स लिखोगे, इसको कोट करोगे। बट बुक सीधा लिखने से नहीं होगा। रेनेसेंस का मतलब पता है आप सबको? ट्रांसलेशन नहीं, मतलब हाँ क्या बोले थे? पार्टली करेक्ट। रेनेसांस का ओरिजिनल मतलब क्या है? हाँ रिबर्थ है, वो ट्रांसलेशन है उसका। रेनेसांस सुनिए मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। रेनेसांस एक्चुअली स्टार्ट हुआ यूरोप में, ठीक है, स्पेशली एरियाज अराउंड इटली के आसपास, वहाँ पे स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ था क्योंकि चर्च का डोमिनेशन ज़्यादा था यूरोप में। तो चर्च के डोमिनेशन को हटाने के लिए और समाज में फिर से लॉ, ऑर्डर, ह्यूमनिज्म, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वो आया था। बट इंडियन रेनेसांस उससे अलग है। इंडियन रेनेसांस जो आया वो उधर क्या आया था? चर्च के अगेंस्ट में आया था। ये जो रेनेसांस यहाँ पे आ रहा है वो आएगा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में, वो आएगा आपका जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। समझ पा रहे हैं ना आप? जो रिलीजियस डिवाइड है, रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म, उसके अगेंस्ट में ये आएगा। उसको हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि क्या रेनेसांस है, इंडियन रेनेसांस, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करना, आइडिया डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। तो इंडियन रेनेसांस उस पर था, तो उसको हम बेस करके इसको लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे गिफ्ट टू मोनोथिज्म मुझे कहीं पे एग्जाम्पल में कोट करना था, मैं क्या लिखता कि मैं ये लिखता कि द रेनेसांस विच वॉज स्टार्टेड टू इरोड, और मैं लिख सकता हूँ डाइल्यूट द कास्ट बाउंड्रीज स्लैश रिलीजियस बाउंड्रीज वेर स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। एग्जाम्पल ये गिफ्ट टू मोनोथिज्म और प्रोस्पेक्ट ऑफ जीसस, जहाँ पे उन्होंने ये कोशिश किया कि क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज को कैसे हिंदुइज्म के साथ हम जोड़ दें, ठीक है। सेकंड पॉइंट मुझे अगर लिखना होता, ये सती प्रथा को मुझे लिखना होता, तो मैं रिलीजन के एक पॉइंट में मैं लिख सकता था, इसमें भी मैं कोट कर सकता था। जैसे मैं ये कोट करूँगा, उन्होंने क्या बोला कि ये जो सती सिस्टम वगैरह लिखा हुआ है, इट इज़ ए सोशल क्रिएशन, ये हमारे वेद वगैरह में नहीं है, ये आपने बनाया हुआ है। और उन्होंने प्रूफ दिया कि वेद में नहीं है करके, तो वो बैक गए, मतलब वापस गए वेदास को, समझ रहे हैं ना, वापस। रेनेसांस मतलब है पुनर्जागरण, वापस जाके उसको पढ़ना, और वहाँ पे नहीं है उसको हटाना, समझ रहे हैं ना आप। तो गोइंग बैक टू रिलीजियस लिटरेचर एंड रिफॉर्मिंग सोसाइटी, वहाँ पे आप बोल सकते हैं ये सब कि उसके चलते इन्होंने सती सिस्टम को यहाँ से हटाया। ऐसा करके आप पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। ये न्यूज़पेपर को आप लिख सकते हैं क्या करने के लिए? जो सोशल रिफॉर्म है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फ्रॉम ए स्टैग्नेंट डिटोरेटिंग सोसाइटी टू ए मॉडर्नाइज्ड वन, ऐसा आप लिख सकते हैं वहाँ पे। समझ रहे हैं तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो लिखेंगे, कोट करेंगे, समझ रहे हैं आप? ओके। और क्या छूटा हमसे? हाँ एजुकेशन तो मैंने ये क्या था यार, अच्छा ब्रह्मो समाज, आत्मीय समाज, वो होंगे आपके क्या, मासेस को यूनाइट करके उनका जो आइडिया है उसको स्प्रेड करने के लिए आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके कैरेक्टर्स आप बोल सकते हैं, जैसे ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को खत्म किया जाए, वही है ना चर्च, यहाँ पे ये समझ रहे हो, तो ऑपोजिट होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें। ये सब पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते थे। ओके, लिखा है कि नहीं ये सब? लिखा है कि नहीं? ठीक है, देख लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। आपको पता लग रहा है ना, आप पढ़े हैं कि नहीं ये सब? बोलिए। मैं कुछ भी ऐसा बोल रहा हूँ कि जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। मैं भी तो कोई दूसरा किताब पढ़ के नहीं आया हूँ, समझ रहे हैं ना। स्पेक्ट्रम में ही है, थोड़ा देखने का नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हाँ ये तो लिखा होगा शायद, नेशनल आइडेंटिटी कैसे फोर्ज हुआ, लिखा है? किसको लगता है कि उसने सेटिस्फैक्टरीली ये आंसर किया है? किसी को नहीं? ओके चलिए। हाँ तो यहाँ पे इंट्रो में हम वही लिखेंगे, फिर कर्जन ने कर दिया,
इम्यूनिटी को तोड़ने के लिए कर दिया, ये सब हम लिख सकते हैं। ओके, बॉडी में बताइए। देखो बॉडी में डिमांड ये है कि नेशनल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुआ, इसको हम सिंपली ये समझेंगे क्या, ये यूनिटी। तो ऐसे फैक्टर्स को हमें समझाने पड़ेंगे जिसने यूनिटी किया। ओके, हाँ अब बोलिए, अब शायद आप बोल पाएंगे। सिंपल एक वर्ड में हम लिख सकते हैं स्वदेशी। स्वराज अलग पॉइंट में हम मेंशन करेंगे, वो पॉलिटिकल हो जाएगा ना। स्वदेशी क्या बोला गया इसमें, बॉयकॉट दो चीज़ों को, मैनचेस्टर क्लॉथ, लिवरपूल सॉल्ट, एग्जाम्पल के रूप में हम इनको कोट करेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी बाय बाइकॉटिंग, एग्जाम्पल लिखेंगे कौन सा, मैनचेस्टर से क्लॉथ आता था, टेक्सटाइल मटेरियल सब आते थे, सॉल्ट लिवरपूल से हम मंगाते थे इंग्लैंड में, तो उसको बैन करने के लिए बोला गया। ओके, फिर आप बोले थे स्वराज ना, हाँ स्वराज पहली बार कहाँ पे बोला गया, पहली बार स्पीच में किसने बोला इसको, गोखले कहाँ है, गोखले का रोल नहीं है अभी फिलहाल। दादा भाई नायरोजी 1906 स्पीच में, अपने 1906 में पहली बार उन्होंने स्पेल आउट किया पब्लिकली कि स्वराज क्या है करके। ओके, हाँ और बोलिए, कुछ फेस्टिवल्स किए थे क्या हमने, राखी फेस्टिवल हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी था कि नहीं था, और क्या क्या था, राखी फेस्टिवल क्या था, अच्छा और कुछ एक इवेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ नदी वदी में जाके कूद रहे थे, गंगा में सबको बोला गया था कि हाथ पकड़ के चलेंगे गाना गाते हुए, गंगा में डुबकी लगा के आएंगे, दिखाने के लिए यूनिटी को, है ना। तो गंगा बात ये एक पॉइंट होगा। अब म्यूजिक के बारे में बात करें तो बोलिए वही अमार सोनार बांग्ला, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिसने कि आइडेंटिटी को फोर्स किया था। ये मूवमेंट बंगाल तक ही वो रखना चाहते थे कि बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। हाँ, तो वो एरियाज बोलिए फिर कौन कौन से एरियाज, हाँ यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था। लीडर के नाम अगर आप बता पाए तो और बहुत अच्छा होगा, एग्जाम्पल के रूप में कोट करेंगे कि इट इज़ ए ट्रांसनेशनल मूवमेंट। एग्जाम्पल यूपी दिया आपने, जैसे तब तो यूनाइटेड प्रोविंस होता था। फिर आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए पंजाब, ठीक है। पंजाब में लीडर कौन होंगे, ऑब्वियसली राय होंगे, और एक और लिखना चाहते हैं तो अजीत सिंह कर सकते हैं, जो भगत सिंह के जो चाचा थे उस टाइम पे, वो पंजाब कर सकते हैं आप। महाराष्ट्र में कौन होगा, तिलक होंगे ऑब्वियसली। तो ये पॉइंट्स को आप यूज़ कीजिए, समझ रहे ना आप। तमिलनाडु में तब तो मद्रास होता था, तो तमिलनाडु कीजिए, कौन था, नहीं मूर्ति नहीं थी, चिदम्बरम पिल्लई थे उस टाइम पे। ओके, ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यूनिटी के लिए हमने एजुकेशन में कोई काम किया होगा कि नहीं, बोलिए ऑब्वियसली क्या होगा, स्पेक्ट्रम खोलेगा ऊपर ही आपको मिलेगा पूरा लिखा हुआ कि नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमने शांति निकेतन का मॉडल को कॉपी किया करके, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन यहाँ पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया, नेशनलिस्टिक स्कूल्स, हम खुद खोलेंगे अपना स्कूल, समझ रहे हो। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और फिर बहुत लोगों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप भी ऑर्गेनाइज किया था जापान में पढ़ने के लिए, सब लिखा है, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री एक पॉइंट होगा, या फिर उसको आप इकोनॉमी में भी लिख सकते हैं। इंडस्ट्री में कैसे हमने यूनाइट करने का कोशिश किया, बंगाल केमिकल कंपनी किसने खोला था, हाँ। और नेविगेशन में कोई एक कंपनी खोला था, हाँ इन्होंने ही खुला है, बीओ चिदम्बरम पिल्लई, स्वदेशी स्टीमिंग एंड नेविगेशन कंपनी, ठीक है। क्योंकि नेविगेशन पूरा सिर्फ तो ब्रिटिश लोगों का होता था, तो स्वदेशी स्टीमिंग एंड नेविगेशन कंपनी, एक भी कोड करोगे बहुत है, ठीक है। स्वदेशी स्टीमिंग एंड नेविगेशन कंपनी। किसी ने एक पोर्कोलिन का फैक्ट्री भी लगाया था, याद है, इग्नोर कर देते हो ये सब याद रखना पड़ता है ताकि एग्जाम में कोट करोगे इसको, समझ रहे हैं ना आप। लिखते कैसे हमें एक बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे बॉडी में लिखना है, ठीक है, मैं लिखूंगा इकोनॉमिक यूनिटी, हेडिंग डाल दिया मैंने यहाँ पे, इकोनॉमिक यूनिटी। इसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये मूवमेंट के चलते यूनिट हुआ, मैं सीधा नीचे आऊँगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, नहीं भी लिखना है तो इसको ऐसा बॉक्स किया, लिख दिया इधर कि स्वदेशी स्टीमिंग नेविगेशन कंपनी, पोर्कोलिन फैक्ट्री, सुमति देवी, नाम देखिएगा आप, वहाँ पे होगा किताब में। ओके, तो ये सब हुआ। और कुछ छूटा क्या मुझसे, नहीं, हाँ अरे हाँ यार, वो समितिज ये इनका था, सरला देवी का समिति था। बाजार बोलते थे, कौन सा बाजार, लक्ष्मीर बाजार उनको बोला जाता था, ठीक है। बहुत सारे मेला समझ रहे हो ना, समिति मतलब जो मेला है, स्वदेश बांधव समिति, वही बोले थे आप, हाँ। अश्विनी कुमार दत्त का स्वदेश
सब तो नहीं लिख पाएंगे, इनमें से कुछ समझ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ सब, बट कुछ लिखना है आपको, जो रजिस्टर हो दिमाग में कर लीजिए। समितिज लिख सकते थे, हाँ, और जो मेलाज में बोला था फेयर वगैरह वो हुआ। न्यूज़पेपर्स लिख सकते थे, समझ रहे हैं, डॉन जैसे एक न्यूज़पेपर हुआ, DAWN डॉन, वो बहुत चला था उस टाइम पे, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे कोट कर सकते थे। फिर क्या पूछा था, हाँ, नेशनल आइडेंटिटी। आप कंक्लूजन में फिर से लिख सकते हैं वही ऑक्सफोर्ड वर्ड 2022, कौन सा, विच इज डिक्लेयर्ड एट द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022, कॉइन्ड बाय मोदी, नॉट मोदी, पॉपुलराइज्ड बाय मोदी, आत्मनिर्भरता। ओके, आप उसको कोट कर सकते हैं। आप अगर नहीं चाहिए तो स्वदेशी को आप बोलेंगे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिया करके, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोट कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट इवेंट से आपको ज्वाइन करना है। ओके, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, ये मुश्किल लगा, ये मुश्किल है क्या? द रिफॉर्म ऑफ 1909 अफोर्डेड नो आंसर एंड कुड अफोर्ड नो आंसर टू इंडियन प्रॉब्लम। मॉन्टफोर्ड ने ये दिया था, स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। देखो आप इंट्रो कैसे लिख सकते हो, आपके किताब में ही दो लोगों का स्टेटमेंट है 1909 के एक्ट पे, ठीक है। एक तो आपके खुद के किताब जो राजीव वहीर जिन्होंने लिखा है स्पेक्ट्रम, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि इट इज शैडो rather than a substance, shadow rather than a substance, ये पहला, ठीक है। इसके अलावा खुद जो मॉर्ले हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं ना 1909 को, मॉर्ले का खुद का स्टेटमेंट आपके किताब में है। मॉर्ले ने खुद बोला है कि पॉलिसीज कैन नॉट सेव ब्रिटिश राज, एग्जैक्ट, पॉलिसीज कैन नॉट सेव ब्रिटिश राज, बट इफ दिस पॉलिसी विल नॉट देन व्हाट एल्स। समझ रहे हो? तो मतलब वो बोल ही रहे हैं कि हमने बनाया है जानबूझ के तुम्हें कुछ नहीं देने के लिए, समझ रहे हो? तो जब जो पॉलिसी बना रहा है वही स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, समझ रहे हैं ना आप? तो वो स्टेटमेंट एक एक याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्ट पे अगर किसी ने दिया है तो कोट करने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं उसमें, ओके। तो ये मॉर्ले का इधर आप स्टेटमेंट याद कर लो, या फिर ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है एक्चुअली, शैडो रेदर देन ए सब्सटेंस, वो भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। इसको इधर एक को आप इंट्रो में यूज़ कर लो, एक को कंक्लूजन में यूज़ कर लो, या फिर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट इवेंट से कनेक्ट कर देना फिर, ठीक है, ओके। अब बॉडी में क्या लिखेंगे हम? बॉडी में कुछ नहीं लिखना है, इसके जो प्रोविजंस थे उसको अलग एंगल से देख के लिख देना है, ठीक है। जैसे क्या क्या प्रोविजंस थे पहले बताइए, फिर कैसे लिखते हैं मैं बताऊँगा। मॉर्ले मिंटो जो प्रॉब्लमेटिक थे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट इसका एक प्रोविजन था, और इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ट्रू इनडायरेक्ट था, सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं, ट्रू इनडायरेक्ट, मतलब एक बार तुम इलेक्ट हो गए डायरेक्टली, फिर इनडायरेक्ट, फिर वो लोग करेंगे तो आप वो हो गए, ओके। और वो अच्छा हो जाएगा ना, लास्ट में लिखेंगे, हाँ। कुछ इनकम क्राइटेरिया वगैरह सेट किया था क्या उन्होंने? मुस्लिम लोग का इनकम क्राइटेरिया एज कंपेयर टू अदर क्लासेस से कम कर दिया गया। हाँ, तो इस पॉलिसी का एम हम लिख सकते हैं, क्या था? डिवाइड एंड रूल। हम क्या डिमांड, ये आया क्यों? पहली बात तो 1909 का एक्ट आएगा क्यों? रीज़न बताइए, कुछ हुआ होगा ना, बोलो। कुछ डेलीगेशन गया था कहीं पे, शिमला डेलीगेशन गए थे ना, तभी उसके रेस्पॉन्स में वो आया था, ठीक है। तो कम्युनलिज्म जो था, कम्युनलिज्म को ये प्रमोट करेगा, ये सब करके। और बताओ, और क्या है प्रोविजन से ही बताओ, और भी बहुत सारे हैं प्रोविजंस में। हमने क्या डिमांड किया था, हमें क्या चाहिए था? हम बोलते डोमिनियन दे दो, मिला क्या? वो तो है। और पूरे पॉलिसी को अगर एक सेंटेंस में आप बोलना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक बहुत बढ़िया वर्ड आपके किताब में मेंशन है, नहीं याद है? डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब ये होता है कि जो रूलर होता है वो बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, ठीक है, और तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें प्रोग्रेस की तरफ, हाँ मतलब लोकल लैंग्वेज में वही है कि मुझे सब पता है, मैं ही तुम्हें पुश करूँगा किसके तरफ? प्रोग्रेस के तरफ। हम क्या मांग रहे थे इसके अगेंस्ट में? हम मांग रहे थे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दो भाई, हमें सेल्फ रूल दे दो, कुछ हद तक ही सही, बट हमें सेल्फ रूल दे दो। और वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ हुआ था क्या? वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव बताओ, कुछ मेजोरिटी इंट्रोड्यूस हुआ था?
नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस हुआ, बट वो जो नॉन ऑफिशियल्स थे वो कौन थे? ब्रिटिश राज को सपोर्ट करने वाले लोग ही थे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे हम अपने आंसर में मोल्ड करेंगे? ये तो प्रोविजंस हुए उसके। मोल्ड कैसे करना है हमें कि पहली बात तो आप लिखेंगे अटैक ऑन यूनिटी करके, ये वाला पॉइंट को आप लिखेंगे, ठीक है। सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं कि कन्फ्यूजन फॉर द मासेस। भाई हमने अभी जो हमारा करंट सिनेरियो है, हम अभी बोल रहे हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, लोगों को समझ नहीं आएगा, तब तुम बोल रहे हो इतना इनडायरेक्ट, कैसे समझेंगे लोग? समझ रहे हो? तो कन्फ्यूजन करने के लिए लोगों के लिए ये आया था, समझ रहे हैं ना। अभी अगर हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सब है हमारे पास, 5G आ गया, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे उस टाइम पे होगा? तो कन्फ्यूजन था हमारे लिए, ठीक है, ओके। फिर ये डिवाइड एंड रूल तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अपीजमेंट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ये करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए, ठीक है, ये सब हुआ था। कम्युनलिज्म जैसे आपने बोला उसको उन्होंने फुएल कर दिया। डेस्पोटिज्म को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगेंस्ट द डिमांड ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है। हमारा ये था कि भाई धीरे धीरे ही सही, और धीरे धीरे करके हमें क्या दो, हमारा सेल्फ रूल हमें दे दो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बट मॉरले खुद बोलेंगे, आप इवेलुएट करके आपका हेडिंग होगा, किताब में देखिएगा जाके, इवेलुएट, ये सब लिखा है वहीं पे, ठीक है। वहाँ पे मॉरले खुद बोलेंगे कि इंडिया इज़ नॉट रेडी, ठीक है, और टाइम लगेगा तो हम नहीं देंगे इसी वजह से, ठीक है। तो हमारा जो सीधा डिमांड था उसको ही उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। बदले में क्या मिला? बदले में मिला हमें, अरे बजट का हमने छोड़ दिया एक प्रोविज़न, बजट दिया, वोट कर सकते हो, मेजोरिटी पार्ट जो था क्या बोला, इस पे नहीं कर सकते आप लोग वोट, तो पावर मिला, मतलब टूथलेस टाइगर जिसे बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। उसको भी आप कोर्ट चाहें तो कोर्ट कर सकते हैं कहीं पे कि पावर दिया तो बट कोई फायदा नहीं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को ऐड करने से क्या होगा, उसका वॉइस कितना होगा, वोटिंग होगा फाइनली ना, तो उसका वॉइस ज़्यादा नहीं रह पाएगा। तो वो सब लिख सकते हैं कि बजट पे ज़्यादा पावर नहीं दिया गया, और फाइनल डिसीजन किसका होता था, वाइसरॉय का ही होता था। ये सब प्रॉब्लम हो गए। अब गुड कुछ चीज़ें अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो पॉजिटिव में। वो जो 1909 में कौन थे जो पहली बार मेंबर बने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? सत्येंद्र नाथ बने। और क्या हुआ था? हाँ, सिन्हा। और क्या हुआ था? ये जो बजट पे मैंने बोला, कुछ आइटम पे हमें वोट करने का राइट मिल गया, जो आइटम जरूरी नहीं थे, सैनिटेशन, इरिगेशन, ये सब जिसमें कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है। डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब अपने पास रख लेंगे वो, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ जो कुछ पार्ट पे हमें वोट करने का मिला। हमें पार्लियामेंट इसमें, हाँ, लास्ट में आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कंक्लूड करने के लिए बॉडी में नहीं लिखेंगे, कंक्लूड करने के लिए अगर आप लिखना चाहें, ऑल्दो इट ब्रिंग नो मतलब बेनिफिट्स टू द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन, बट इट हैज सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाइक दिस, खत्म कर सकते हैं इसमें। कंक्लूजन में मैं बोल रहा हूँ, बॉडी में तो ये हो गया हमारा। इसमें अगर आप लिखना चाहें तो वोट मिला लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप क्वेश्चन और उसके सप्लीमेंट्री, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं पार्लियामेंट। हाँ, क्वेश्चन पहले नहीं होता था ना, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं पार्लियामेंट से और सप्लीमेंट्री से, बट दैट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे तो वो बोलेंगे ही नहीं तुम्हें क्वेश्चन पूछने के लिए, माइनर जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे वो बोलेंगे आप सवाल पूछ लो करके, ठीक है। समझ आया आपको क्या लिखना था, ठीक है। हाँ, अभी जाके उसको रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप पढ़िए, ठीक है। फाइनल जब एक सिर्फ हिस्ट्री का टेस्ट होगा तब ये रिवाइज करके आइएगा वापस, ओके, ठीक है। कॉपी मैं आज चेक कर लूँगा, अब कल जब आएंगे 1-on-1 हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ओके। चलो फिर।